वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन हब। तो चलिए हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं थॉमस ग्रे की इस इनक्रेडिबल पिंडारिक ओड द प्रोग्रेस ऑफ पोजी के साथ। यह है इस सीरीज का दूसरा पार्ट। मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लें, क्योंकि आज हम इस मास्टरपीस की कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाने वाले हैं। तो आइए एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है आपने कि जब जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो आखिर हम आर्ट यानी कला और कविता की तरफ क्यों मुड़ते हैं? ऐसा क्या है इनमें? थॉमस ग्रे अपनी इस ओड के दूसरे हिस्से में इसी सवाल का एक बड़ा ही खूबसूरत जवाब देते हैं। ओके, तो यह है हमारा आज का प्लान। सबसे पहले हम देखेंगे कि कविता दुख में सहारा कैसे बनती है। फिर हम बात करेंगे कि इसकी पहुंच कहां कहां तक है। उसके बाद हम इसकी एक ऐतिहासिक यात्रा पर चलेंगे, वेस्ट की तरफ। और हाँ, आखिर में सारी इंपॉर्टेंट बातों को समराइज भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर। यहाँ हम एक्सप्लोर करेंगे कि कविता यानी पोएट्री इंसान के दुख दर्द के लिए एक मरहम जैसा, एक सॉलिस जैसा काम कैसे करती है। और देखिए, थॉमस ग्रे इसकी शुरुआत जिंदगी की कुछ कड़वी सच्चाइयों से करते हैं। देखिए, ग्रे यहाँ पर बातों को घुमा फिरा नहीं रहे हैं, बिल्कुल नहीं। वो सीधे सीधे इंसानी जिंदगी की एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, ब्रूटल तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि हम इंसान, ये फीबल रेस, हमारा नसीब ही मुश्किलों से भरा हुआ है। पर आखिर ये मुश्किलें हैं क्या? चलिए इनको एक एक करके देखते हैं। और यहाँ देखिए, ग्रे कहते हैं कि जिंदगी एक वीपिंग ट्रेन की तरह है, एक आंसुओं से भरी ट्रेन जिसके हर डिब्बे में एक अलग तरह का दुख बैठा है। एक डिब्बे में है लेबर यानी कड़ी मेहनत, दूसरे में पेन्यूरी यानी गरीबी, फिर आते हैं पेन और डिजीज, दर्द और बीमारी। ये एक ऐसी ट्रेन है जिसका आखिरी स्टेशन डेथ है, मतलब मौत। बड़ी ही उदास तस्वीर है ना? लेकिन ठीक तभी जब लगता है कि बस सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा है, ग्रे एक जबरदस्त ट्विस्ट लाते हैं। वो पलटकर अपनी ही कविता से, अपने ही गीत से बात करते हैं, उसे चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं, ऐ मेरी गीत, इस शिकायत को झूठा साबित कर दो। साबित करो कि जोव के नियम यानी भगवान का प्लान सिर्फ दुख ही नहीं है, उसमें कुछ और भी है। और फिर वो पूछते हैं इस सेक्शन का सबसे पावरफुल सवाल। वो कहते हैं, बताओ, क्या उसने यानी ईश्वर ने हमें ये स्वर्गीय म्यूज, ये कविता की देवी, बेवजह दी हैं, ऐसे ही बेकार में? और इसका जवाब ग्रे के लिए एक बहुत बड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं। यही म्यूज, यही कविता वो इलाज है जो जिंदगी के हर दुख से लड़ सकती है। और ये देखिए, यहां पर पूरे स्टैंजा का कॉन्फ्लिक्ट सामने आ जाता है। एक तरफ है नाइट यानी रात, जो अपने साथ अंधेरा, दुख, डर, भूत प्रेत और मनहूस परिंदे लेकर आती है। ये जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स है। और दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ है हाइपीरियन यानी सूर्य देवता, जो अपने चमकते हुए युद्ध के तीरों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर हाइपीरियन पोएट्री की, आर्ट की उस रोशनी की शक्ति है जो इस अंधेरे को चीरकर खत्म कर देती है। तो अब ये तो साफ हो गया है कि कविता अंधेरे से, दुख से लड़ने की ताकत रखती है। पर सवाल ये उठता है, क्या ये ताकत सिर्फ कुछ पढ़े लिखे, सभ्य या सिविलाइज्ड लोगों तक ही सीमित है, या इसकी पहुंच हर जगह है? चलिए पता लगाते हैं हमारे अगले सेक्शन में, द म्यूज़ यूनिवर्सल रीच। अब देखिए, ग्रे हमें कहाँ ले जाते हैं। वो हमें शहरों से, सिविलाइजेशन से बहुत दूर, बर्फ से ढके पहाड़ों पर ले जाते हैं। एक ऐसी जगह इमेजिन कीजिए जहां सूरज की रोशनी भी ढंग से नहीं पहुंचती। ग्रे कहते हैं कि ऐसी जगह पर भी वहां के ठिठुरते हुए लोगों के बेरंग घरों में कविता अपनी रोशनी लेकर अंधेरे को चीर देती है और उन्हें एक उम्मीद, एक गर्माहट देती है। तो वहाँ के लोग किस तरह की कविता गाते हैं? ग्रे यू से कहते हैं, लूज नंबर्स वाइडली स्वीट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है वो कविता जो बिल्कुल कच्ची है, नेचुरल है, जिसे किसी नियम, किसी मीटर या राइम स्कीम में बांधा नहीं गया है। ये तो बस दिल से निकले हुए गीत हैं, कहानियां हैं, जो वहाँ के लोग अपने बहादुर योद्धाओं के लिए या अपनी प्रेम कहानियों के बारे में गाते हैं। ये प्योर इमोशन है। तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि कविता सिर्फ खूबसूरत शब्दों का खेल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ग्रे कहते हैं कि कविता जहां भी जाती है वो अपने साथ सभ्यता की नींव लेकर जाती है। वो अपने साथ क्या लाती है? ग्लोरी यानी शान, जेनरस शेम यानी गलत काम करने पर शर्म, द अनकॉन्करेबल माइंड यानी एक ऐसा मन जिसे कोई जीत ना सके, और सबसे जरूरी, फ्रीडम्स होली फ्लेम, आज़ादी की वो पवित्र आग। और अब हम कविता की एक हिस्टोरिकल जर्नी पर निकलने वाले हैं। इस सेक्शन में ग्रे हमें बताएंगे कि कैसे आज़ादी की तलाश में म्यूज़ ने, यानी कविता की आत्मा ने,
समय के साथ एक देश से दूसरे देश तक सफ़र किया है। तो इस सफ़र की शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है इसके असली घर से, एंशिएंट ग्रीस। ग्रे हमें ग्रीस की उन पवित्र जगहों पर ले जाते हैं जैसे डेल्फाई और इलिसुस नदी। जरा सोचिए उस वक्त के बारे में, एक ऐसी दुनिया जहां हर पहाड़, हर झरने से संगीत और कविता बहती थी। सच में वो कविता का सुनहरा दौर था, उसका गोल्डन एज। लेकिन अब आज ग्रे बड़े दुख से पूछते हैं, कहाँ गई तुम्हारी वो सुरीली गूंज? वो सब शांत क्यों हो गया है? अब वहां सिर्फ दुख और दर्द की चीखें ही क्यों सुनाई देती हैं? सच तो यह है कि ग्रीस अपनी वो कला, वो शान खो चुका था। पर ऐसा हुआ क्यों? और इसका जवाब यहाँ है। अब इसको ऐसे समझिए कि जो म्यूजेस हैं ना, जो कला की देवियां हैं, उन्हें दो चीज़ों से सख्त नफरत है, एलर्जी है। पहली चीज़ है द पॉम्प ऑफ टायरेंट पावर, यानी जालिम अत्याचारी राजाओं की शानो शौकत। और दूसरी चीज़ है कावर्ड वाइस, यानी वो भ्रष्टाचार जो अपनी ही जंजीरों में, अपनी ही गुलामी में खुश रहता है। सीधे शब्दों में कहें तो जहां जुल्म और भ्रष्टाचार होगा, वहां सच्ची कला जिंदा नहीं रह सकती, वो वहां से चली जाती है। और बस इसी वजह से म्यूजेस ने अपना घर छोड़ दिया और अपना सफर शुरू किया। जब ग्रीस में आज़ादी मर गई और जुल्म ने सर उठाया, तो वो ग्रीस से निकलकर रोम चली गईं। फिर सदियों बाद जब रोम भी करप्ट हो गया, भ्रष्ट हो गया, तो उन्होंने रोम को भी अलविदा कह दिया। और इस बार उन्होंने समुद्र पार किया और ब्रिटेन के किनारों पर आकर शरण ली। वाह! तो हमने देखा कि कैसे कविता दुख से लड़ती है और कैसे वो आज़ादी की तलाश में पूरी दुनिया का सफ़र करती है। चलिए, इस पूरी इनक्रेडिबल जर्नी के जो अहम पॉइंट्स हैं, उन्हें फटाफट से एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो आज हमने क्या क्या सीखा? 3 सबसे इंपॉर्टेंट बातें। पहली, कि कविता कोई मामूली चीज़ नहीं, ये एक डिवाइन गिफ्ट है, अंधेरे से लड़ने का एक शक्तिशाली हथियार। दूसरी बात कि इसकी आत्मा यूनिवर्सल है, ये किसी देश या सभ्यता तक सीमित नहीं। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात कि सच्ची कला और कविता सिर्फ और सिर्फ आज़ादी में ही जिंदा रह सकती है। और इसी आज़ादी की खोज में वो ग्रीस से रोम और आखिरकार ब्रिटेन आ पहुंची। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं, एक ऐसा सवाल जिस पर आप जरूर सोचिए। अगर कविता की आत्मा, ये म्यूज, हमेशा आज़ादी की तलाश में सफ़र करती रहती है, ग्रीस से रोम, रोम से ब्रिटेन, तो आपको क्या लगता है आज के दौर में, हमारे ज़माने में, महान कला और कविता की आत्मा कहाँ रहती होगी? ये अब कहाँ सफ़र कर रही हैं? अगली बार इस सीरीज के फाइनल पार्ट में हम देखेंगे कि जब ये म्यूज ब्रिटेन पहुंची तो आगे क्या हुआ। हम मिलेंगे शेक्सपियर और मिल्टन जैसे बड़े बड़े जायंट्स से। तो इस जर्नी के आखिरी पड़ाव को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।